नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा एजुकेशन में। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है वेरिएबल्स। हिंदी में इनको कहा जाता है चर या परिवर्ती। चर या परिवर्ती वेरिएबल्स असल में एक्सपेरिमेंटल मेथड में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंटल मेथड वेरिएबल्स के मैनिपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस वेरिएबल को समझने के लिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड के कंसर्न में समझने के लिए, रिसर्च के रिलेशन में समझने के लिए इसको हम तीन हिस्सों में बांट लेते हैं इसकी स्टडी को। पहले हिस्से में हम मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। दूसरे हिस्से में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे टाइप्स, प्रकार कितने होते हैं इनके। और तीसरे हिस्से में हम इसके बारे में बात करेंगे कि वेरिएबल का कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं वेरिएबल के मीनिंग्स। अर्थ क्या है इसका, सबसे पहले मीनिंग के बारे में बात। तो चर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें चरिता हो, यानी कि जो घटता या बढ़ता या कम या ज्यादा हो उसे चर कहते हैं। इसकी मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सके, इसे ऊपर या नीचे किया जा सके, उसे चर कह सकते हैं। बहुत जमाने पहले थॉर्नडाइक जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के कंसर्न में। वो ये कहते हैं कि अगर इस दुनिया में किसी चीज का अस्तित्व है तो वो अस्तित्व मात्रा में होता है, और अगर मात्रा में अस्तित्व है तो उसको मापा जा सकता है। ये जो डेफिनेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये वेरिएबल की बहुत सारी विशेषताओं को बताती है, वेरिएबिलिटी की ओर इशारा करती है। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है, कुछ भी, हर चीज वेरिएबल हो सकती है। बस उसके साथ दो चीजें शामिल होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो मेजरेबिलिटी, उसका मापन किया जा सके, और दूसरी चीज है वो ऑब्जर्वेबल हो, उसे देखा जा सके। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि अगर किसी चीज को हम माप सकते हैं तो ये तय है कि हम उसको देख भी सकते हैं, ऑब्जर्वेबल हो, एम्पिरिकल चीज हो। ठीक, और थोड़ा इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं की बात करें। पहली परिभाषा हमें जो सामने वेरिएबल को परिभाषित किया है, एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग और बीइंग। एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग एंड बीइंग। मापने योग्य गुण, कोई भी मापने योग्य, इज कॉल्ड वेरिएबल, इज कॉल्ड वेरिएबल। ये इनकी परिभाषा है। कोई भी चीज, कोई भी गुण, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो किसी वस्तु का हो, या चाहे वो किसी चीज का हो, मेजरेबल होना चाहिए, बस उसको हम वेरिएबल कह सकते हैं। एक और परिभाषा हम देखते हैं, और वो परिभाषा है पोस्टमैन और ईगन। बहुत अच्छी परिभाषा है। पोस्टमैन एंड ईगन ये क्या परिभाषित करते हैं साहब वेरिएबल को, जरा देखते हैं। इन्होंने परिभाषा देते हुए कहा है कि अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक, अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं बना, आगे कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट सर कोई भी गुण या विशेषता होती है that can takes on a number of values, that can take a number
ऑफ वैल्यूज। कोई भी गुण या विशेषता जिसके बहुत सारे मूल्य हो सकते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के साथ दो तीन बातें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। एक तो कोई भी चीज वेरिएबल हो सकती है जिसको हम स्टडी के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। दो बातें, मेजरेबल होनी चाहिए और ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए और मेजरेबल होनी चाहिए। देख सके और माप सके उस चीज को, और मापना होगा तो समझिए कि उसके बहुत सारे मूल्य भी हैं, कम, मध्यम, ज्यादा। जैसे हम बात करें अब कुछ वेरिएबल्स की, जैसे बात करें IQ। IQ एक वेरिएबल है, वो है वेरिएबल क्योंकि इसकी अनेकों मात्राएं हो सकती है। 100 से लेकर 110 तक नॉर्मल होता है, उससे 110 से ऊपर फिर ब्राइट, फिर 120 से ऊपर फिर वेरी सुपीरियर, फिर वेरी सुपीरियर, फिर जीनियस आ जाता है। वेट, वजन वेरिएबल है, अनेकों मात्राएं हो सकती है। रंग वेरिएबल है, अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। लंबाई वेरिएबल है, अनेकों तरीके की हो सकती है। प्रकाश वेरिएबल है, अनेकों मात्राएं हो सकती है। ध्वनि वेरिएबल है, अनेकों लेवल पर हो सकती है। ठीक इसी तरीके से इंटरेस्ट वेरिएबल है, अलग अलग हो सकता है। तो कोई भी चीज वेरिएबल हो सकती है जिसके अलग अलग मूल्य हो और मूल्यों को हम माप सकें। ठीक, ये हुआ सब मीनिंग्स। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है रिसर्च में, और वो दूसरा मुद्दा है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कई तरीकों से इनको बांटा जा सकता है। वेरिएबल्स के टाइप्स बहुत सारे। ठीक, उस सब के बारे में हम बात करेंगे मोटा मोटा। ठीक है, तीन प्रकारों में मुख्य रूप से इनको बांटा जाता है। ठीक है, बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरे तरीके का जो वेरिएबल होता है उसको माना जाता है वेरिएबल। और तीसरे जो वेरिएबल है उसके कई नाम लिए जाते हैं। ठीक है, मैं यहां जो नाम लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं इंटरवीनिंग। इंटरवीनिंग, ठीक है। अब इस इंटरवीनिंग को जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कंफाउंडिंग वेरिएबल भी कहा है। कंफाउंडिंग, और इसका एक नाम और आता है, उससे कहते हैं रिलेवेंट। हालांकि एक, दो और तीन, इनके नाम जो है जिस तरीके से हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, परंतु फिर भी हम एक नजरिए से इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? अब जैसे इंटरवीनिंग की बात करी जाए तो इंटरवीनिंग जो है थोड़ा सा अलग होता है मीनिंग उसका, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। और अगर हम बात करें कंफाउंडिंग की तो कंफाउंडिंग का अलग होता है। और अगर हम बात करें रिलेवेंट की तो रिलेवेंट का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। बहुत बारीकी से देखेंगे तो तीनों का मतलब अलग अलग होता है, परंतु हम यहाँ एक कैटेगरी में इन सबको रख रहे हैं। ठीक है, क्यों रख रहे हैं? एक को तो हमने माना इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आईक्यू। आईक्यू का मतलब होता है जिसके प्रभाव को देखा जा रहा है, जिसकी मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाएगा, जिसका मैनिपुलेशन किया जाएगा। दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जिसको देखा जाता है, जिसको मापा जाता है। ठीक, और तीसरा होता है जो दोनों के बीच के रिलेशन को प्रभावित करता है या कर सकता है। अब प्रभावित करने वाली चीज को ही जॉन डब्ल्यू बेस ने कहा कंफाउंडिंग पैदा करते हैं वो, इसलिए कंफाउंडिंग कहा है उन्होंने। और कंफाउंडिंग के अलावा एक नाम और आता है इंटरवीनिंग। इंटरवीनिंग वेरिएबल मोस्टली जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है उस व्यक्ति से जुड़ी कोई विशेषता हो सकती है क्योंकि वो भी प्रभावित करती है। और तीसरा होता है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब है कोई भी वो चीज हो सकती है, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे व्यक्ति से संबंधित हो, चाहे वो सीक्वेंस से संबंधित हो, बस उसमें एक गुण होना चाहिए कि वो इन दोनों के रिलेशन को प्रभावित करे, इसलिए इन तीनों का नाम लिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ये सामान्य रूप से दो तरीके के माने हैं, ई टाइप
और एस टाइम, ई टाइम और एस टाइम। आगे हम इनकी बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। और एक इन्हीं को एक्टिव वेरिएबल भी कहा जाता है, एक्टिव वेरिएबल। ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको रिस्पॉन्स वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल कहा जाता है उसको, या उसको कहा जाता है बिहेवियर वेरिएबल। ठीक, ये इनको कह सकते हैं। और जो कंफाउंडिंग, इंटरवेनिंग या रिलेवेंट हैं, वो भी तीन कैटेगरी में उनको बांटा जा सकता है। या तो वो हो सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उससे रिलेटेड। ठीक, या वो हो सकते हैं सिचुएशनल, उस परिस्थिति से संबंधित जिस परिस्थिति में प्रयोग किया जा रहा है, या वो हो सकते हैं सीक्वेंस से रिलेटेड, जिस क्रम में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रेजेंटेशन किया जा रहा है उस क्रम से भी संबंधित वो हो सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है तीनों तरीके के वेरिएबल्स का। अब आइए थोड़ा सा हम इनको और अलग क्लासिफिकेशन के व्यू पॉइंट से हम देखें। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन इनका होता है on the basis of causal model, on the basis of causal model, इस आधार पे जो वेरिएबल्स होते हैं वही क्लासिफिकेशन वही रहेगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। तीन तरीके माने गए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरे माने गए हैं एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बाह्य चर। ये तीन तरीके के माने जाते। ठीक, एक आधार होता है स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन के बेस पर दो तरीके के माने जाते हैं, एक एक्टिव और एक एट्रीब्यूट। एक्टिव का मतलब है जिनकी मात्रा में अंतर किया जा सकता है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और एक्टिव और सक्रिय चर, एक ये भी माना जाता है। एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट के आधार पर तीसरा और क्लासिफिकेशन इनका किया जाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के आधार पर। वो देखिए किस तरीके से किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है। तीसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इस आधार पर साथ जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेन तो दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब फिर क्वांटिटेटिव जो होते हैं उनके दो सब पार्ट्स होते हैं। क्वांटिटेटिव दो तरीके के, एक तो होते हैं कंटिन्यूअस और एक होते हैं कैटेगोरियल। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल और अगले होते हैं कैटेगोरी। ठीक, कंटिन्यूअस और कैटेगोरियल। इसके अलावा तीन तरीकों में इनको और भी बांटा जा सकता है। कौन कौन से? वो है कांस्टेंट, डिकोटोमस और पॉली। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा, कैसे बांटा जा सकता है इनको एक और यूनिट में? ये वाले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को, वो है कांस्टेंट वेरिएबल, एक होता है डिकोटोमस बस, और एक होता है पॉलीटोमीज। ये तो कुल मिला के ये क्लासिफिकेशन हुआ हमारा सर। एक तो कॉजुअल मॉडल के बेस पर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस। एक हो गए हमारे जो नेक्स्ट वाला जो हमने बताया था उसके आधार पर जो हुए हैं स्टडी डिजाइन के आधार पर एक्टिव और एट्रीब्यूट, और एक होता है यूनिट और मेजरमेंट के आधार पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव।
फिर क्वांटिटेटिव में भी सब पार्ट्स हैं कंटिन्यूअस और कैटेगोरियल, ठीक है। अब कैटेगोरियल को डिस्क्रीट कह देते हैं, और इसके अलावा भी इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कांस्टेंट, डिकोटोमी और पॉलीटोमीज। थोड़ा थोड़ा इन पर बात कर ली जाए अलग अलग, फिर हम देखते हैं ठीक। पहला जो क्लासिफिकेशन है, पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जरा ये देखा जाए तो इसकी परिभाषा ये होती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोस मैनिपुलेटेड बाय इन्वेस्टिगेटर। मैनिपुलेटेड बाय इन्वेस्टिगेटर, तो इन्वेस्टिगेटर के थ्रू मैनिपुलेट किए जाते हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब ये दो तरीके के माने गए हैं, एक तो एस टाइप और दूसरा ई टाइप। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, विषय जिस पर प्रयोग किया जा रहा है, और ई टाइप का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेटेड। एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेटेड ये ई टाइप होते हैं एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेटेड, यानी कि इन सही मात्रा में टाइप की मात्रा में मैनिपुलेशन किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है इनकी मात्रा को। जो एस टाइप होते हैं उनका जो मैनिपुलेशन किया जाता है वो सिलेक्शन के बेस पर किया जाता है। जैसे जेंडर है तो जेंडर की मात्रा को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, पर हम लड़के और लड़कियों को चुन सकते हैं देखने के लिए कि भाई लड़कियों की सोच कैसी है, लड़कों की सोच कैसी। बाकी की जिन चीजों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, प्रेरणा की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेटेड, ठीक। दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की परिभाषा यह है, अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट व्हिच इज ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जिसको देखा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। इनको बिहेवियरल भी कहा जाता है, बिहेवियरल वेरिएबल्स भी कहा जाता है। इनका जो रिकॉर्डिंग है, इनका जो ऑब्जर्वेशन है, वो हमेशा एम्पलीट्यूड, रिस्पॉन्स लेटेंसी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी या रेसिस्टेंस टुवर्ड्स एक्सटेंशन के फॉर्म में लिया जाता है। कितनी मात्रा में अनुक्रिया हो रही है, कितनी बार अनुक्रिया हो रही है, विलोपन के प्रति उस अनुक्रिया का प्रतिरोध कितना है, इस संदर्भ में उसको मेजर किया जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें, फ्लोर इफेक्ट और एक सीलिंग इफेक्ट भी ध्यान रखने के होते हैं कई बार। फ्लोर इफेक्ट जो है और सीलिंग इफेक्ट, फ्लोर इफेक्ट और सीलिंग इफेक्ट, यहां पर ये ध्यान रखने की दो बातें होती हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत। फ्लोर इफेक्ट का मतलब होता है जब रेस्पॉन्सेस जो होती हैं, जब जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्केल के लोअर लेवल पर आता है, नीचे की तरफ आता है। कठिन टेस्ट है बहुत ज्यादा, तो लोअर लेवल पर हम चीजों को मेजर कर रहे होते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं फ्लोर इफेक्ट। एक होता है सीलिंग इफेक्ट, जब स्केल के हायर लेवल पर जाकर हम चीजों को मेजर कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं हम सीलिंग इफेक्ट। तो ये इस दो तरीके से मापा जा सकता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब कंफाउंडिंग वेरिएबल पर आइए। सब तीसरे तरीके का होते हैं हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल। ये तीसरे वाले हो गए कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग का मतलब अमेटो ने इन्हें तीन तरीके का माना है बेसिकली, कंफाउंडिंग वेरिएबल को या बीच वाले वेरिएबल को। डी एमेटो इन्होंने तीन तरीके के लिए माने हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है, सिचुएशन रिलेटेड और सीक्वेंस रिलेटेड। जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने इनको दो तरीके का माना है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को। एक तो माना है उन्होंने एक्सट्रेनियस और एक माना है इंटरवीनियस। एक्सट्रेनियस और एक माना है इंटरवीनिंग। समझ लीजिए जरा क्या मतलब। पहले जॉन डब्ल्यू वेस्ट को देखते हैं। उन्होंने कंफाउंडिंग वेरिएबल अपनी बुक में जो जिक्र किया है दो तरीके के, एक्सट्रेनियस और इंटरवीनिंग।
एक्सपीरियंस का मतलब है जो परिस्थिति से रिलेट कर रहे हैं, जिनका चाहे वो भौतिक वातावरण हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक वातावरण हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन देना हो, चाहे वो व्यवहार हो एक्सपेरिमेंटर का, वो सब एक्सपीरियंस होते हैं। परिस्थिति जन्य, परिस्थितियां वहां किस तरीके की है जहां एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अगर वो चीजें प्रभावित कर रही है, एक्सपीरियंस वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो सब्जेक्ट है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसकी मनोदशा, उसके इमोशन, उसके थॉट, उसकी हेल्थ, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी अचीवमेंट, सारी चीजें जो होती हैं उन्हें ये वाला। ठीक, अब ये जो इंटरवीनिंग है इन्हें सब्जेक्ट रिलेटेड कह देते हैं, तो एक्सपीरियंस है इनको सिचुएशनल कह देते हैं। और एक चीज और होती है जो प्रभावित करती है, वो होती है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में प्रस्तुत किया जा रहा है उद्दीपक को, ये चीज माने। ठीक है, मनोभौतिकी एक विषय होता है मनोविज्ञान में जो संवेदनाओं के प्रकार्यात्मक भाव जो हमारे मस्तिष्क पर पड़ते हैं उनका अध्ययन करता है। तो ये सीक्वेंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है ये उन्हीं में ज्यादा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर, और अब कुछ और टाइप्स के वेरिएबल्स की बात करें। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट, एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल, इनका क्या मतलब है? एक्टिव वेरिएबल का मतलब है उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है और मैनिपुलेशन किया जा सकता है। जैसे हम रोशनी को घटा बढ़ा सकते हैं, हम शोर को घटा बढ़ा सकते हैं, हम प्रेरणाओं को घटा बढ़ा सकते हैं, रिइंफोर्समेंट की तादाद को घटा बढ़ा सकते हैं। जिन चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं वो सब चीजें एक्टिव वेरिएबल। कुछ होते हैं जो एट्रीब्यूट होते हैं गुणों के, किसी व्यक्ति के कौन कौन से गुण ऐसे हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे पुरुष या स्त्री होना, ठीक, जैसे गरीब या अमीर होना, ये एट्रीब्यूट है, ये गुण है, इनको बदला नहीं जा सकता, इनको सिलेक्शन बेस पर ही मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक, जैसा कि नाम है वैसा ही है, इनको भी एक्टिव या एट्रीब्यूट के बेस पर हम मान सकते हैं। जो क्वालिटेटिव होते हैं वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर कंपोज्ड ऑफ कैटेगरीज दैट कैन नॉट बी ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड या मात्रा के आधार पर उनमें भेद नहीं किया जा सकता है। उनमें भेद कैसे किया जाता है? कैटेगरी में रखकर किया जा सकता है। उनकी एक श्रेणियों के आधार पर, उनकी जैसे स्त्री पुरुष या गरीब अमीर की जो बात कर रहे हैं हम, शहरी और ग्रामीण की बात कर रहे हैं, तो ये इस तरीके की चीजें हैं जो क्वालिटी बेस होती हैं। चाहे हमारे बिलीव्स हों, चाहे हमारे थॉट्स हों, सब क्वालिटी के बेस पर होती हैं। तो हमें कैटेगरी तो दे सकते हैं, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, पर उनको मात्रात्मक रूप से किसी भी मैग्नीट्यूड पर नहीं लाया जा सकता, मात्रा में नहीं बताया जा सकता। और जो क्वांटिटेटिव होते हैं उनकी मात्रा को तय कर सकते हैं नंबर्स के थ्रू, एंड वेरिएबल्स दैट कैन बी ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मात्रा या नंबर्स, मैग्नीट्यूड एज ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिनको हम ऑर्डर कर सकते हैं मैग्नीट्यूड या मात्रा के आधार पर, उनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब ये दो तरीके के होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं आपके कंटिन्यूअस और एक होते हैं डिस्क्रीट। जैसे नंबर्स में अगर हम बच्चों के नंबर्स गिनना चाहें, बच्चों में 1 2 3 4 5 6 10 स्टूडेंट हमारी क्लास में है, तो ये एग्जांपल है डिस्क्रीट का। डिस्क्रीट का मतलब है कि एक से दूसरे नंबर पर ही जाएंगे, एक से 1.5 नहीं हो सकता। यानी कि हर एक यूनिट अपनी अलग अलग होती है, उसको एक दूसरे से जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, 1.5 लोग नहीं हो सकते, 1.5 नहीं हो सकते, या तो 1 होगा या 2 होंगे, उसे डिस्क्रीट कहते हैं। नंबर्स की यूनिट अपनी अलग होती है। अब एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में मिनिमम वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर्ड मैग्नीट्यूड पर। जैसे वेट ले लीजिए, वजन कुछ भी हो सकता है, 1.05 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.75 भी हो सकता है। यानी कि एक ऑर्डर होता है नंबर का, 1 से 2 तक जितने नंबर्स हमारे होते हैं उन सारे नंबरों पर, उन सारे मैग्नीट्यूड पर भी हमारा वजन हो सकता है।
पर व्यक्तियों के नंबर जो होते हैं वो हमेशा 1 से 2 पर ही जाएगा, 1 से सवा, 1 से 1.5, 1 से पौने 2 पर नहीं जा सकता। ठीक है, ये हुए। अब इसके बाद एक कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब हैज ए कैटेगरी और वैल्यूज, जैसे ट्री है, वाटर है, डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट है, जितनी है उतनी ही रहती है, घटा बढ़ी इनमें नहीं। एक होता है डिकोटोमी, तो द्विभाजी चर। द्विभाजी चर का मतलब है स्त्री और पुरुष, माता और पिता, लड़के और लड़कियां, इस तरीके के टोमस कहा जाता है। और एक होते हैं पॉलीटोमीज, जिनके एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकते हैं। तो ये रही साहब कुछ चरों के टाइप्स की बात। अब एक मुद्दा और है जो बात करने का इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, दैट इज कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल किया जाता है हमेशा बीच वाले चरों, चाहे उन्हें एक्सट्रीनियस कह लीजिए, चाहे उन्हें आप इंटरवीनिंग कह लीजिए, चाहे आप उनको कोई और नाम दे लीजिए, कंफाउंडिंग कह लीजिए, उन्हीं को कंट्रोल किया जाएगा। एक तरफ होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक तरफ है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इनके बीच में जो कुछ भी समस्या है इसको कंट्रोल किया जाएगा। इसको कैसे कंट्रोल कर सकें ताकि इसका जो प्रभाव इस पर आ रहा है वो जेन्युइन आए, इफेक्टिव आए, एकदम वही आए जो हो रहा है, बीच की कोई चीज उसको प्रभावित ना करे। तो कुछ टेक्निक्स बताई है मनोवैज्ञानिकों ने, चलिए उन पर कुछ बात करनी जाए। कौन कौन सी तरीके हैं वो, जिससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर जेन्युइन इफेक्ट आए और उसको हम मेजर कर सकें, तभी हम सीखें। पहला तरीका होता है एलिमिनेशन, जिन्हें कहते हैं निष्कासन। अगर कोई एक्सटीरियस वेरिएबल, रोशनी है, शोर है, यहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बाहर से शोर आ रहा है, तो एलिमिनेट कर दीजिए, साउंड प्रूफ कमरा कर दीजिए आप, बाहर से शोर नहीं आएगा, एलिमिनेट हो जाए। ठीक। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है स्थिरता, दशाओं का स्थैर्य। अब कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, मान लीजिए जहां पर कि हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, हम नई खिड़की लगा सकते, नहीं हमारे पास साउंड प्रूफ लैब है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में हम दशाओं का स्थैर्य कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर दो ग्रुप जो हम बना रहे हैं उनमें से एक ग्रुप के लिए जितना शोर आ रहा है उतना ही शोर दूसरे वाले ग्रुप के लिए भी आना चाहिए। जितनी एक ग्रुप के लिए रोशनी है उतनी ही रोशनी दूसरे ग्रुप के लिए भी होनी चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करके बाद में माइनस कर दिया जाए। नेक्स्ट है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब होता है संतुलन, और संतुलन हमेशा सब्जेक्ट्स में किया जाता है कि जिन सब्जेक्ट्स को हम चुन रहे हैं अपनी स्टडी के लिए और जब उनके ग्रुप्स बनाए जा रहे होते हैं तब हम उनको संतुलित रखें, मतलब गुणों में, विशेषताओं में, योग्यताओं में वो एक दूसरे के समान हो, तब इंटरवीनिंग वेरिएबल को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर एक बच्चे बहुत छोटे ले लिए, एक बच्चे बहुत बड़े ले लिए, तब दिक्कत आए। एक बहुत होशियार ले लिए, एक कम होशियार ले लिए, दिक्कत आए। तो वहां पर बैलेंसिंग भी बहुत जरूरी है, तो चर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है काउंटर बैलेंसिंग। काउंटर बैलेंसिंग का मतलब होता है प्रतिसंतुलन। ये हमेशा सीक्वेंस रिलेटेड वेरिएबल्स के लिए काम आती है। जो होता है ए बी टी ए सीरीज, इसी में प्रस्तुत किए जाते हैं। मनोभौतिकी से जुड़े हुए जब प्रयोग किए जाते हैं सेंसेशन से रिलेटेड, मान लीजिए किसी व्यक्ति की संवेदना का अध्ययन किया जा रहा है कि कितने मिनिमम रेट पर वो उसे महसूस हो जाता है कि चीज है, तो बिल्कुल जीरो से शुरू करिए, छोटे से, फिर बढ़ाते चले आइए। पहले एक दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, वजन बढ़ाते हुए। तो एक बार कम, फिर एक बार ज्यादा, फिर एक बार ज्यादा, फिर एक बार कम, नहीं तो सब्जेक्ट आदत बना सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है, बहुत सारे सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ए बी बी ए की सीक्वेंसिंग को फॉलो किया जाता है। इससे जो काउंटर बैलेंसिंग हो जाती है हमारी और सीक्वेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रैंडमाइजेशन। बाकी सब तो है सो है ही, पर रैंडमाइजेशन ऐसी चीज है कि अगर उसको हमने कर लिया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रैंडमाइजेशन में ये अजम्पशन निहित है कि अगर हम सब्जेक्ट का चयन रैंडम आधार पर कर रहे हैं तो बीच वाले जितने भी चर हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे, ये माना। रैंडमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपलिंग के वक्त हमने इसकी काफी डिटेल में बात करी थी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की जब
चुने जाने की संभावना बराबर हो जाती है, उसको हम रेंडमाइजेशन कह लेते हैं। संभाव्यता जिसको कह देते हैं पूरी वो होती है रेंडमाइजेशन। रैंडम सैंपल में भी हम लोगों ने पढ़ा था और जाना था कि ये क्या होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये 5 तरीके हैं जिनसे हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो में मुलाकात होगी।